पिछले एक वर्षों में म्यूचुअल फंड में करीब 9.7 मिलियन नए इन्वेस्टर जुड़ गए हैं। 9.7 मिलियन मीन्स करीब 57 लाख के आसपास नए इन्वेस्टर जुड़ना ये एक काफ़ी बड़ी बात है। और इन्वेस्टर चाहे वो नए हों या पुराने हों, हर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर चाहता है कि उनका जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट है उसका वो मूल्यांकन करे। चूँकि एनएवी डेली बेसिस पर डिक्लेयर होती है, तो इस परिस्थिति में हमें किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, मूल्यांकन करना काफ़ी आसान हो गया है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों की। यदि किसी पर्टिकुलर स्कीम का, म्यूचुअल फंड स्कीम्स का हमें मूल्यांकन करना हो तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बगल में लगे बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। सामान्य तौर पे जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स का मूल्यांकन करते हैं तो हम केवल उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में उसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया, और सामान्य अवस्था में उसी बेसिस पे हम निर्णय लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या ये म्यूचुअल फंड खराब है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लेकिन इन एस्पेक्ट्स के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो, शार्पे रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो टर्नओवर, या कुछ और ऐसे सारे पॉइंट्स हैं रिस्क रेशियो के कि हमें केवल उसका रिटर्न नहीं बल्कि साथ साथ हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से एक बात देखी गई है कि जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, यानी उसके जो खर्चे हैं उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि पैसिव फंड में ये करीब 0.25 से लेकर 0.45% तक एक्सपेंसेस रेशियो होता है, लेकिन यदि यही बात करें एक्टिवली मैनेज्ड फंड की तो इसमें 1% से लेकर 2% से अधिक तक का, यानी 2.5% के आसपास का भी टोटल एक्सपेंसेस रेशियो होता है। तो जब भी तुलना करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस फंड की तुलना आप कर रहे हैं या जिस फंड को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कितना है, क्योंकि जिसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होगा उसका प्रभाव लंबे समय में उस फंड के प्रदर्शन पे काफ़ी अधिक पड़ेगा। हालांकि ऐसे दिखता है कि 1% है, 1.5% है, आधा परसेंट है, लेकिन जनाब ये अभी आधा परसेंट है, लेकिन लंबे समय में 10, 15, 20 सालों में यदि इसका रिटर्न पे इम्पैक्ट देखेंगे तो ये इम्पैक्ट करीब लाखों का होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या आप करने वाले हैं या आप कर सकें, तो ये ध्यान रखें कि आपका प्लान कौन सा है। यदि आपका कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का प्लान रेगुलर है तो निश्चित रूप से उसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होगा, और यदि वो डायरेक्ट है तो उसका एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी कम होगा। तो ध्यान रखें कि यदि आप फंड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो जो भी फंड को सिलेक्ट किया प्लान में आप डायरेक्ट ही चूज करें, और डायरेक्ट और रेगुलर में एवरेज जो डिफरेंस है टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का वो 0.76% से करीब 1.5% के आसपास तक का है। तो जनाब ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो लंबे समय में आपको काफ़ी अधिक प्रभावित करेगा। और लेकिन जिसने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो यदि रेगुलर प्लान में हैं, यदि उनकी इच्छा है तो उनको चाहिए कि वो स्विच कर लें डायरेक्ट प्लान में, सो दैट कि जितने आपके फंड्स के खर्चे हो गए आगे से खर्चे कम हो गए और आगे से परफॉर्मेंस का बेहतर होगा। अब रेगुलर से डायरेक्ट में कैसे जाना है, यदि इसके बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आखिर रेगुलर से, यानी कमीशन वाले, यानी अधिक टोटल एक्सपेंसेस रेशियो वाले फंड से कम टोटल एक्सपेंसेस रेशियो वाले फंड, यानी कम कमीशन वाले फंड में कैसे स्विच करें। फंड का, स्कीम्स का मूल्यांकन करते समय या शॉर्टलिस्ट करते समय टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का ध्यान देना भी काफ़ी जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हम रिटर्न का जब कंपैरिजन करते हैं पीयर के साथ, तो नंबर एक, जो भी तुलना करें अपने पीयर के साथ करें, समकक्ष म्यूचुअल फंड के साथ ही करें। यानी मिड कैप स्कीम है आपका तो मिड कैप फंड के साथ करें, स्मॉल कैप का स्कीम है तो स्मॉल कैप के साथ ही करें, नंबर एक। नंबर दो, कि जहाँ तक परफॉर्मेंस को एसेस करने की बातें हैं तो मोटे शब्दों में एक चीज़ कहा जा सकता है कि जो फंड
जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न कोई पार्टिकुलर टाइम हॉरिजन में, फॉर एग्जांपल यदि 5 वर्षों में आपके पास कोई मिड कैप फंड है, उसका रिटर्न पिछले 5 सालों का जो CAGR है वो करीब 18% के आसपास है, मान लिया हमने, और मिड कैप सेगमेंट का एवरेज रिटर्न 16% है और बेंचमार्क रिटर्न यदि 17% है और आपका जो फंड जिसमें इन्वेस्टमेंट है आपका वो 18% है, तो हम कह सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका परफॉर्मेंस 15% है, मिड कैप सेगमेंट का एवरेज रिटर्न 16% है और इनका बेंचमार्क यानी निफ्टी 150 मिड कैप का जो उनका बेंचमार्क है उनका रिटर्न पिछले 5 वर्षों का 17% है, तो निश्चित रूप से आपका फंड खराब परफॉर्म कर रहा है। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। इसके पहले एक चीज़ देख लें कि बेंचमार्क की जो बातें की हमने, बेंचमार्क का मतलब यदि आपका लार्ज कैप फंड है तो इसका बेंचमार्क हो सकता है निफ्टी 50 या निफ्टी 100 हो। यदि आपका मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट है तो उसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 होगा और यदि स्मॉल कैप में है आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होगा। तो जब आप इसका एवरेज रिटर्न या उसके बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो देख लें कि आपका किस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट है और उसी के कंपैरिजन में उसके साथ कंपेयर करें और देखें कि कम से कम एवरेज और बेंचमार्क से तो आपका फंड को अधिक बेहतर परफॉर्मेंस देना है, तभी हम कह सकते हैं कि आपका फंड अच्छा है। अदरवाइज उससे कम है तो आपको इस पर फिर से विचार करना चाहिए। और जब इसकी तुलना करें, तुलना हमेशा पीयर यानी समकक्ष म्यूचुअल फंड से ही करें। इसका मतलब यदि आपके पास कोई मिड कैप फंड का कोई स्कीम्स है, कोई म्यूचुअल फंड है, तो इसका कंपैरिजन हमेशा मिड कैप फंड से ही करें, न कि इसकी तुलना आप लार्ज कैप से करें या स्मॉल कैप से करें या फ्लैक्सी कैप से करें। इसका मतलब यदि आप इसकी तुलना कुछ अन्य फंड के साथ करेंगे तो ये तुलना आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी तुलना करें हमेशा समकक्ष यानी पीयर म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ ही करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या आपका म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। अब कंसिस्टेंट रिटर्न या परफॉर्मेंस में निरंतरता ये काफ़ी वेग चीज़ें हैं, तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से बात करेंगे कि यदि आपका मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में और देखते हैं कि मार्केट यदि बुलिश फेज में होता है, मार्केट यदि मान लीजिए 2% ऊपर गया तो आपका फंड 3% ऊपर जा रहा है और यदि मार्केट 1% नीचे गया तो आपका फंड 2% नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी अधिक है और मेरे विचार से इस फंड को हम कहेंगे कि इसका कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं है और मेरा व्यक्तिगत विचार कि ऐसे फंडों से हमें बचना चाहिए। हालांकि ये मेरे विचार हैं, मेरे विचार से सहमत होना आपको कोई जरूरी नहीं है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस विचार के होते हैं, जो रिस्क अधिक लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है बुलिश फेज में यदि काफ़ी अधिक रिटर्न देता है, 20, 25, 50% देता है, हम शायद उसी में इन्वेस्ट करें। लेकिन यदि आप कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, बुलिश फेज बियरिश फेज कहाँ तक बियरिश होगा कहाँ तक बुलिश होगा यू कैन नॉट से। इसलिए मेरे व्यक्तिगत विचार में आपको कम वोलेटाइल फंड में जाना चाहिए। इसका मतलब यदि बुलिश फेज 1% मार्केट गया ऊपर और आपका मान लीजिए फंड 0.75% ही ऊपर गया और जब बियरिश फेज हो मार्केट 1% नीचे गया तो आपका ये 0.5% ही नीचे गया, तो हम कह सकते हैं कि इस फंड का रिटर्न कंसिस्टेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। हालांकि जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, वो चाहते हैं कि हमें वोलेटाइल फंड चाहिए जिसमें बीटा का वैल्यू काफ़ी अधिक हो, यानी यदि मार्केट 1% ऊपर गया तो उसका फंड 1% से अधिक ऊपर जाए और चूँकि 1% से अधिक ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से यदि मार्केट 1% नीचे गिरेगा तो वो फंड 1% से अधिक नीचे जाएगा। तो ध्यान रखें कि जब अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स का मूल्यांकन करें तो इन सब बातों का भी ख्याल रखें, ना कि केवल आप उसके रिटर्न के लिहाज से। हम देखते हैं बातचीत में ये हमें जानकारी मिलती है कि जो बहुत अपने को एक्सपर्ट या एडवाइज़र समझते हैं वो करते हैं 3 साल 5 साल 10 साल का कंपेयर कर लिया और देख लेते हैं कि इसका चूँकि परफॉर्मेंस इसका रिटर्न बेहतर था तो वो उस बेसिस पे फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं। हालांकि ये मेरे विचार हैं, आपको अपना निर्णय अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से खुद लेने पड़ेंगे।
थैंक यू।